हे एवरीवन, मैं सोनिया चहल आप सभी का स्वागत करती हूँ सीवीटी हिंदी मीडियम पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे आणविक आधार हमारे वंशागति का। देखो, पिछली बार हमने जब पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, हमने वहां पे कुछ नियम पढ़े थे, कुछ मैंडल के बारे में जाना था, कुछ उनके संकर के बारे में जाना था, उन्होंने क्या क्या क्रॉस किए थे उनके बारे में जाना था। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं आणविक आधार। आणविक का मतलब क्या होता है, क्या कोई अणु या फिर कोई ऐसा पदार्थ इसके पीछे है जिससे हमारी क्या हो रही है, वंशागति हो रही है। क्या इसके पीछे कोई ऐसी चीज है या नहीं है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम यहाँ पे किसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले डीएनए और आरएनए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम डीएनए के बारे में बात करते हैं, डीएनए या फिर आरएनए के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर सोचा जाए तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। डीएनए आरएनए एक तरीके से हमारा आधार है। आनुवांशिक तो पदार्थ है ही है, आधार भी है। सोचो हम कैसे दिखाई देते हैं, ये हमारे बच्चों की कोशिकाओं को कैसे पता, वो आधार उनको कहां से मिला, आनुवांशिकी से। ठीक है, आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके डीएनए के बारे में या आरएनए के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें आती हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ जो डीएनए है वो एक बहुलक है। वो क्या है, एक आपका बहुलक है। बहुलक किसका है, वो बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। यानी बहुत छोटे छोटे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सारे आपस में ऐसे चेन पे चेन बना रहे हैं और आपका क्या बना रहे हैं, बहुलक बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी जीव की जो विशेषता होती है वो आपकी इसी डीएनए के अंदर छुपी हुई होती है। और आपके बहुत सारे डीएनए की अगर हम बात करें तो ये जो मैंने न्यूक्लियोटाइड किया, इसी न्यूक्लियोटाइड में या फिर मैं कहूँ बेस पेयर के अंदर हम इसका मापन भी करते हैं कि ये डीएनए कितना लंबा है, ये इतने बेस पेयर्स का है, ये इतने न्यूक्लियोटाइड्स का है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जीवाणु भोजी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम 5 × 7 174 कहते हैं, उसके अंदर आपके 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही आपका लैम्डा करके है जिसके अंदर 48,502 शाल युग्मक है। यिस्चेरिया कोलाई है जिसके अंदर 4.6 × 10⁶ शाल युग्मक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अलग ही मिल जाएंगे। बट अगर संरचना की बात करूं कि जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है ये आपकी किस किस चीज से बनी हुई है, किस किस चीज से निर्मित है, तो यहाँ पे इसके पास 3 चीजें होती हैं। डीएनए के पास कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके पास होता है क्या, इसके पास होती है नाइट्रोजनी क्षार। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा पेंटोज शुगर। शर्करा की अगर मैं बात करूं तो बेटा शर्करा अलग अलग तरीके की होती है ना, या तो आपकी वो ट्रायोज भी हो सकती है, पेंटोज भी, टेट्रोज भी, अलग अलग तरीके की। तो बट हम यहाँ पे जो करते हैं वो पेंटोज यूज करते हैं। शर्करा कौन सी, पेंटोज यूज करते हैं। इसी के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। अब चूंकि फॉस्फेट ग्रुप अपना ऋणात्मक इसके अंदर आवेश होता है, तो आपका जो डीएनए होगा इसके अंदर भी आवेश कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक ही आवेश इसके अंदर हो जाएगा। अब अगर नाइट्रोजनी क्षार की बात करूं तो ये भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एक प्यूरीन होता है और एक आपका पायरामिडीन होता है। प्यूरीन की अगर मैं बात करूं तो प्यूरीन के अंदर भी 2 होते हैं, एक आपके पास होता है एडेनिन और एक आपके पास होता है ग्वानिन। पायरामिडीन की अगर मैं बात करूं तो एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल और एक होता है थाइमिन। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से यूरेसिल डीएनए में मौजूद नहीं होता है। यूरेसिल आपका जो मौजूद होता है बेटा एक ही जगह पे होता है, वो क्या है, यूरेसिल आपका आरएनए में मौजूद होता है, डीएनए में नहीं होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में जान लेना है। कैसे कि शर्करा, एक बार तो पहले आप एक बार शर्करा की संरचना जानिए तो आप बहुत सी चीजें समझेंगे। जैसे शर्करा आपकी पेंटोज है तो सीधी सी है कि इसकी आकृति भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी जो पेंटोज होगी। तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 है यहाँ पे पेंटोज, 1 कार्बन यहाँ पे। अब देखो आपको ये पता है कि अगर मैं बात करूं इसकी वैलेंसी की
तो कार्बन के पास 4 बंधन होते हैं ताकि वो आपका व्यवस्थित हो पाए। ठीक है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सियल समूह होता है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोक्सियल। ठीक है, एक यहाँ पे H2 और आपका एक हाइड्रोक्सियल। ऐसा ही हम एक और बना लेते हैं डिट्टो, इसी तरीके से सेम टू सेम, है ना, ताकि अभी नहीं बाद में बनाते। चलो अभी अगर मैं नाम दूं यहाँ पे, शर्करा का नाम दूं यहाँ पे कि कौन सा नंबर कौन सा कार्बन है, तो नाम दे लेते हैं। ए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। याद रखिए जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो आपके पहले कार्बन के OH के साथ, यहां पे याद रखिए जितने भी आपका बंधन बनेगा, फॉस्फेट का हो या नाइट्रोजनी क्षार का हो, वो कार्बन के साथ नहीं जुड़ता है, वो जुड़ता है आपके हाइड्रोक्सियल के साथ, OH के साथ। तो यहां पे आपके हाइड्रोक्सियल के साथ आपका क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजनी क्षार। देखो हो सकता है मैंने थोड़ा गलत लिख दी, तो मैं खाली क्षार लिख देती हूं। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं क्षार। यहां पे जो पांचवा, ये पहले वाला कार्बन है और पांचवें वाले कार्बन पे हमारा फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। पी का मतलब है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। अब यहां पे अगर बंधनों की बात करो तो जो यहां पे बंधन होता है क्षार का और OH ग्रुप के बीच में, इस बंधन को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंधन, एन ग्लाइकोसिडिक बंधन। और ये वाला जो होता है, जो फॉस्फेट और आपके किसके बीच में होता है, OH के बीच में होता है, इसको हम कहते हैं क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। अब यहां पे एक चीज आपको याद रख लेनी है जो कि यहां पे है, देखो मैं आपको अभी भी जो मैंने कहा वो मैं आपको दिखा देती हूं ताकि आपको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो पढ़ने में। ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए यस, यहां पे लिखा है, देखो जो आपका क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा पे पहले कार्बन के हाइड्रोक्सियल से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। खैर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, आप अभी छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बंधन है, ये कहाँ होता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बंधन आपका होगा कहां पे, जहां पे आपका भैया फॉस्फेट जुड़ा होगा। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फेट बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है तो वहां पे आपका कौन सा यहाँ पे होगा, वहां पे आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंधन होता है। ये चीज आप याद रखेंगे कि जब भी फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल का बंधन बनेगा तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर, वो चाहे कहीं हो। अगर आपका कहीं पे नाइट्रोजनी क्षार का और शर्करा का बंधन होगा उसको हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक, उसको हम क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बंधन उसको हम कहेंगे। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है जो कि आप लोगों के लिए बड़ी ही जरूरी है। 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी एक चीज की, अगर मान लो यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, किसी कारणवश आपके पास यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे इसको, साइड कहेंगे, टाइड नहीं कहेंगे। बट अगर जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट आ जाता है, फॉस्फेट को बल्कि हम अलग रंग से निर्धारित करते हैं, फॉस्फेट आ जाता है जैसे ही, तो फॉस्फेट के आ जाने से यहां पे आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब मान लो ये तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना है, ऐसे ऐसे ढेरों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं और बनाते हैं डीएनए। अब क्या किया जाए, सोचने की बात है। अब क्या किया जाए, आपस में देखो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये है, अब इसी के जैसा एक न्यूक्लियोटाइड और मैं आपका बना देती हूं, एक न्यूक्लियोटाइड इसी के जैसा एक और मैं आपका बना देती हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप कहोगे मैम ये क्या बना दिया, नहीं बेटा ये मैंने कुछ बनाया है, अभी इसकी मिरर इमेज बना के इसको सीधा कर देते हैं।
अरे यारे, ये बनाना ना पड़ जाए बस मुझे इसके बनाने में दिक्कत हो जाती है। चलो देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एक एक को हटाना पड़ेगा अब यहाँ पे। चलिए छोड़िए, इसको मैं 4 हटा ही देती हूँ, खुद ही लिख दूंगी इसको, मैं बना ही दूंगी ऐसा। ये ज़्यादा मेहनत हो गई मेरे हिसाब से, ज़्यादा ही मेहनत हो गई। कार्बन कार्बन OH H और यहाँ पे हमारा NB लिख देती हूँ। NB का मतलब नाइट्रोजनस बेस, यानी कि हमारा क्षार। ऐसा ही एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ दूसरा, ठीक इसी के जैसा एक और बना दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, O कार्बन 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 H2 OH H OH H H OH H, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसके पास भी यहाँ पे क्या है, NB नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे फोस्फेट। अब इन दोनों को मैं कैसे जोड़ूं, कि पूरा एक बहुलक बन जाए। अब सीधी सी बात, अगर मुझे बहुलक बनाना तो इनको जोड़ूंगी। जोड़ने के लिए एक ही समूह हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है, वो आपका तीसरे वाले कार्बन पे। कहाँ है, तीसरे वाले कार्बन पे है। ठीक है, तो तीसरे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है, इसके साथ मैं इसका जोड़ लगा दूंगी। पर ये हाइड्रोक्सिल है तो इस पे जुड़ेगा क्या, कार्बन नहीं, नाइट्रोजनस बेस नहीं, तो फोस्फेट। तो यहां से ये फोस्फेट यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ ये बेटा जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, यस, इस तरीके से यहाँ पे इनके बीच में क्या बन जाएगा, बंधन बन जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी एक चेन आपकी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। अब यहाँ पे देखो कार्बन हमारा कौन सा है, 5वां कार्बन इधर है, तीसरा कार्बन नीचे आपका फ्री है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीसरे वाले का फ्री है। तो ऐसे हम कहते हैं 5 2 3 और हमको ये पता है कि आपका जो क्षार है आपस में संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे इसी के जैसा एक अपोजिट स्ट्रैंड भी होता है, जो अपोजिट पोलैरिटी का होता है, यानी 3 2 5 का होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये चीज आप आराम से समझ पाएंगे कि मैंने आपको क्या कहा है। अब देखिए, जुड़ा तो अब भी OH और फोस्फेट था, जैसे कि कार्बन 5 पे हमने फोस्फेट जोड़ा, ठीक उसी तरीके से अब भी आपका हाइड्रोक्सिल और फोस्फेट ही जुड़ा है, तो बंधन सेम ही रहेगा फोस्फोडाइएस्टर का। ठीक है, अब यहां पे अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, न्यूक्लियोटाइड जुड़कर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड जब सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जो किनारे होंगे, किनारे को ही 5 प्राइम बोलते हैं, जहां पे स्वतंत्र रूप से आपके फोस्फेट वगैरह जुड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपकी एक श्रृंखला जहां पे बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोस्फेट है, शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट शुगर, इधर ये क्षार है, इधर ये आपके क्षार है। अब यहाँ पे हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि फोस्फेट और आपका शर्करा यही है जो ज्यादातर आपका क्या करते हैं, ज्यादातर DNA का भाग बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस चीज की, यहाँ पे अगर मैं बात करूं RNA की, तो RNA के अंदर बस एक ही चीज का अंतर रहेगा कि शुगर वहां पे राइबोज रहेगी बस, और वहां पे अगर बात करूं तो आपका यूरेसिल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में कहा कि भैया जो DNA होता है ना, वो एक अम्लीय पदार्थ होता है। वो क्या होता है आपका, एक अम्लीय पदार्थ होता है, और इन्होंने ही
न्यूक्लियर नाम उसको दिया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये भी आपके साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक्सरे के निवर्तन आंकड़े दिए थे, जिसके बेस पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक नमूना प्रस्तुत किया था। क्या किया था, द्विकुंडलित नमूना प्रस्तुत किया था, और उसी के फलस्वरूप आज हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको जान लेनी है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन, ठीक है, और पायरिमिडीन होता है यूरेसिल और थाइमिन और साइटोसिन। हमको याद रखना है एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बंधन बनाती है थाइमिन के साथ, अगर यूरेसिल होगा तो यूरेसिल के साथ। अगर ग्वानिन की बात करूं तो 3 हाइड्रोजन बंधन बनाती है ग्वानिन के साथ। ये चीजें हमको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। और एरविन शारगाफ ने तो ये कहा था कि यहाँ पे जो ये चीजें होती है बराबर मात्रा में होती है, बराबर अनुपात में होती है। कहने का अर्थात क्या है, मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 10% एडेनिन है, तो यहाँ पे आपके पास जो थाइमिन या यूरेसिल होगा ये भी कितना होगा, अगर बात करें मेन तो थाइमिन की, थाइमिन कितना होगा, 10% ही होगा। अगर आपका मान लो 100% पूरा होता है, 20% ये है, तो बच गया 80%। 80% में से आधा ये होगा, आधा ये होगा, यानी कि 40% ये होगा और 40% आपका ये होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। इसीलिए इनका अनुपात क्या है, 1:1, 1:1 इनका क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे डीएनए की कुछ खास जानकारियां हैं कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि इसने कहा कि यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बना होता है, जिसका आधार क्या है, शर्करा फोस्फेट होता है, क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं। इसका मतलब है कि श्रृंखला को ध्रुवता किसे 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर लेके जाया जाता है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधन द्वारा युग्मित होते हैं, जो कि मैंने अभी भी बताया, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि एडेनिन और थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंधन से, कितने बंधन से बेटा, 2 हाइड्रोजन बंधन से बनते हैं, याद रखेंगे इसको। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके साइटोसिन की और ग्वानिन की, साइटोसिन की और ग्वानिन की, तो ये आपके 3 हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं। ये चीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कुंडली के दोनों रज्जों को लगभग समान दूरी पे ही रहते हैं, इसीलिए प्यूरिन पायरिमिडीन आपस में होता है। अगर यहाँ पे बात करूं तो दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं उनका पिच 3 से 4 नैनोमीटर होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, अगर मैं बात करूं क्षार युग्मकों के बीच की दूरी को, क्षार युग्मकों के बीच की दूरी को, वो आपका 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। और साथ में अरे 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 साथ में यहाँ पे आपको याद रखना है कि द्विकुंडलित में क्षार युग्मक की सतह पर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिन संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना अगर आप देखोगे तो कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि द्विकुंडलित डीएनए के बारे में वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आपको यही 5 शब्द लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, मैं ये कहूँ, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया तेरे को। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पैकिंग। पैकिंग क्या पढ़ना है जी, पैकिंग। बट उससे पहले एक चीज जान लो, हमारे पास एक सेंट्रल डोग्मा होता है जिसके अंदर डीएनए से डीएनए बनाते तो प्रतिकृति कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते तो अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है तो उसको रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमको बात कर लेनी है डीएनए की पैकिंग की। देखो हमको ये पता है कि अगर बात करूं किसकी, प्रोकैरियोट्स की, किसकी बात करूं, प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हम उनको एक चीज बोलते हैं असीम केंद्री। असीम केंद्री जैसे कि ई कोलाई जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनका जो डीएनए होता है उनके जीव द्रव्य में
तैरता रहता है एक प्रोटीन के साथ बंधन बना के, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, यानी केंद्रकाभ। ठीक है, पर वहीं पे अगर ससीम केंद्र की बात करें, अगर मैं किसकी बात करूं, ससीम केंद्र की बात करूं या सुकेंद्रकी की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होता है, एक आपका न्यूक्लियस केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए पाया जाएगा, और केंद्रक के अंदर भी जो डीएनए है वो आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ऋणात्मक आवेश का होता है। परंतु अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करती हूं, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन नामक 2 अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। इसी वजह से हिस्टोन जो है आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है आवेश के अंदर। ये चीज आप सभी याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है याद रखने आप लोगों के लिए, काफी दफा पूछा जाता है। इसके अलावा जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये दोनों हिस्टोन और आपका डीएनए एक साथ जुड़ते हैं, तो कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं कि मान लो आपके पास 8 हिस्टोन के ऑक्टामर है, या बोलो एक तरीके से हिस्टोन अष्टक, 8 हिस्टोन है। हिस्टोन अष्टक आपके पास है, वो ऐसे जुड़े हुए हैं और उसके चारों तरफ आपका ऐसे डीएनए ऐसे कुंडलित है, ऐसे लिपटा हुआ है। इस तरीके से आपका ये होता है। आप देखोगे कि एक धागे पे छोटी छोटी कुछ गांठ सी आपको दिखाई देगी, और ये गांठ नहीं होती है, ये आपकी होती है डीएनए की साथ में हिस्टोन। और डीएनए के हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए आपका लिपटा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और यही न्यूक्लियोसोम संघनित होके आपका गुणसूत्र बना लेता है। और अगर गुणसूत्र की बात करूं, तो जिस समय पे संघनन होता है, तो वहां पे जो गुणसूत्र होता है, ये आपका कहीं कहीं कैसा होता है, कहीं तो बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पर इसकी पैकेजिंग होती है, यानी कि आपका बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही उच्च स्तर की इसकी संघनन होती है, यानी कि आपका बहुत आसपास वो आपके क्रोमेटिन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कभी भी सक्रिय नहीं होता है, ये हमारा एक्चुअल डीएनए नहीं है अगर देखा जाए तो। यूक्रोमेटिन आपका होता है जहां पे आपका ढीले ढाले क्रोमेटिन हो, और ये सक्रिय होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनके अंदर होता है, यानी कि अनुलेखन इनके अंदर होता है। अब ये खोज किसने की? हमको बात करनी है किसकी? खोज की बात करनी है। किसकी बात करनी है भैया? हमको यहाँ पे खोज की बात करनी है कि ये खोज किसने की। अगर मैं बात करती हूं खोज की, अगर मैं किसकी बात करती हूं? खोज की बात करती हूं, तो इसके लिए काफी अच्छे आपके क्या आते हैं? बहुत अच्छे आपके पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं तो अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसी ने कहा जी मेरा प्रोटीन है, प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि ग्रिफिथ ने कहा था। फिर कुछ थे जिन्होंने कहा आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि कहानी तो आनुवांशिक पदार्थ पे ही है। हमने तो आज के टाइम पे मालूम है ना कि डीएनए के बारे में पढ़ लिया, बट कहानी तो अब शुरू हो रही है सारी, है ना? समझ रहे हो? अब कुछ ने कहा डीएनए है, अब किसने क्या कहा, चलो जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो एक्सपेरिमेंट आता है, मैं कहूं प्रयोग आता है, वो आता है आनुवांशिकी पदार्थ की खोज में किसका? आपके ग्रिफिथ का। किसका? ग्रिफिथ का आता है। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रूपांतरीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में कहूं तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और अगर हिंदी में कहूं तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपका किससे संबंधित है? रूपांतरित सिद्धांत से संबंधित। होता क्या है 1928 में, बेटा कब? 1928 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक कॉलोनी उगाता है आपके बैक्टीरियाज की, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने। क्या नाम है जिसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने। और जब ये इसको उगाता है तो ये देखता है कि यहाँ पे 2 तरीके के कॉलोनियों की वृद्धि हुई है। वो कौन सी 2 तरीके की कॉलोनी थी? एक कॉलोनी थी जो बड़ी ही चमकदार थी, बड़ी ही क्या थी? चमकदार थी। वो चमकदार किसी कारणवश थी। क्यों चमकदार थी? क्योंकि उसके ऊपर एक श्लेष्मा का आवरण था। उस श्लेष्मा की वजह से उसके अंदर चमक थी, और वो श्लेष्मा बड़ी ही हानिकारक और जहरीली भी थी, जैसे लड़कियां होती। ठीक है, हाँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं
दूसरी, उस पे कोई श्लेष्मा नहीं थी दूसरे वाली कॉलोनी पे, और वो बिल्कुल भी पॉइजनस, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो जो श्लेष्मा वाली चमकीली वाली कॉलोनी थी, इसको हम एस ट्रेन से जान लेते हैं। जो आर वाली है, आर वाली को हम जान लेते हैं किस पे, जिसके ऊपर आवरण नहीं था, इसको आर से जान लेते हैं। अब उसने क्या किया ग्रिफिथ ने, उसने एक आपका एस प्रभेद लिया और इसको डाल दिया चूहों में, और देखा तो चूहे मर गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर निमोनिया हो गया था, वो हानिकारक थे, वो बहुत ही उग्र थी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, आर प्रभेद को डाला, देखा तो चूहे के अंदर प्रवेश कराने के बाद वो जीवित रह गई, यानी कि वो आपका उग्र नहीं थी। अब इस बात को सोच के ग्रिफिथ बड़ा हैरान हुआ, कहता चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हो रही है। वो दोबारा से कुछ करता है, दोबारा से क्या करता है कि अब की बार वो एस प्रभेद को हीट किल कर देता है। हीट किल यानी ताप से मार देता है, डीनेचर कर देता है। ठीक है, फिर चूहों में डालता है, चूहा जीवित हो जाता है। इसका मतलब था कि आर स्ट्रेन अगर हम उसको नष्ट कर देते हैं तो वो हानिकारक नहीं है। ठीक है, अगर नहीं करते तो वो हानिकारक है। पर जैसे ही हम एक ताप से मृत एस प्रभेद और आर प्रभेद जो कि सचिव है, इन दोनों को एक साथ चूहे में डालते हैं तो चूहा मर जाता है। ऐसे कैसे हुआ? एस प्रोटीन, या जो श्लेष्मा थी वो प्रोटीन युक्त ही तो थी, वो प्रोटीन का उग्र भाग आपके आर प्रोटीन में कैसे आया? इसी बात को सोच के ग्रिफिथ ने कहा कि मैं कहता हूं कि यहां पे प्रोटीन ही है जो कि आपका आनुवांशिक पदार्थ है भैया। क्योंकि आर से एस में आ कैसे, एस से आर में आ कैसे गया? आया तो प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही तो उग्र था, पर ये कोई खास सी चीज नहीं थी। अब देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को अच्छे से जो समझाने वाले थे वो तीन महाशय थे, जिनका नाम था ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मकार्टी। 1933 से 1944 के बीच में इन्होंने कुछ शब्द कहे और इन्होंने कहा जी हम बता देते हैं, हम भी यही कहते हैं, प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। और साथ में कुछ एंजाइम्स का भी पता लगाते हैं, उन्होंने एंजाइम्स का भी कुछ पता लगाते हैं, जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज का पता लगाया, आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज का पता लगाया। पर उन्होंने यह भी पता लगाया जी हम डीएनएज भी है जो डीएनए का पाचन कर देता है। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बात करूं आपके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ये कहां से आया, इसके बारे में जान लेते हैं। जी प्रोटीन के बारे में तो ग्रिफिथ साहब ने बोल दिया, बट अभी अगर मैं बात करूं तो डीएनए है, ये किसने बोला? ये भी तो किसी ने बोला होगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अब जो है थोड़ा समय आता है, व्यतीत होता है, तो अब आते हैं अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज 1952 में, बिल्कुल सही 52 में आते हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी हमारे पास ना एक चीज है, हम ये कहते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो दूसरे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो हम क्यों मान लें कि आनुवांशिक पदार्थ है? वो कहते देखो इसलिए क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, उस ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने एक बैक्टीरिया भोजी से संक्रमित कराया। बैक्टीरिया भोजी संक्रमित समझ रहे हो क्या था? वायरस। अब कहते उसमें क्या नया था? कहते देखो होता ऐसा है, जब उस बैक्टीरिया को वो बैक्टीरिया भोजी संक्रमित करता है तो बैक्टीरिया भोजी का डीएनए बैक्टीरिया में आ जाता है। कहता अब भी नहीं समझे? कहते समझाते हैं। देखो हमने क्या किया ना, हमने बड़ा सिंपल सा कहानी की। हमने क्या किया? बड़ा ही सिंपल सा कहानी की। हमने ये किया कि हमने पहले दो बैक्टीरियोफेज लिए, जिसको हमने जीवाणु भोजी भी हम कहते हैं। जीवाणु भोजी का एक तो हमने बाहरी आवरण जो कि प्रोटीन का बना हुआ है उसको सल्फर से लेबल कर दिया, निशान लगा दिया कि सल्फर है, प्रोटीन है। अगर प्रोटीन आगे से आगे जाता है, आनुवांशिक पदार्थ आगे से आगे आपका क्या है? आपका प्रोटीन है, तो आपका बैक्टीरिया के अंदर जब वो संक्रमक करेगा, जीवाणु के अंदर संक्रमक करेगा, तो आनुवांशिक ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है हमने एक तरफ डीएनए को फास्फोरस से लेबल कर दिया है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? संक्रमण कराते हैं। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे डीएनए अंदर चला जाता है।
ठीक है। अब क्योंकि हमको तो पता है ना कि सल्फर आपका प्रोटीन के अंदर है और प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है, तो ये प्रोटीन का आवरण बाहर ही रह जाता है। और जिस समय पे हम अनावृत करते हैं, यानी जब इनको अलग अलग करते हैं, तो वहां पे इनको क्या पता चल जाएगा भैया, हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। एक तो हमारे पास ये आपके जीवाणु भोजी का आवरण, और दूसरा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु, जहां पे उन जीवाणु भोजियों का डीएनए अंदर है ना। और हम क्या पाते हैं, हम बड़ी कमाल की चीज पाते हैं। हम पाते हैं कि जहां पे हमने फास्फोरस को लेबल किया था, फास्फोरस को नामांकित किया था, वो फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस हमारे जीवाणु में है। इसका मतलब यही आपका आनुवांशिक पदार्थ है। हालांकि सल्फर वाला प्रोटीन बाहर ही पड़ा है, वो आपके सेल के आसपास भी नहीं गया, ठीक है। यानी आपका क्या नहीं है, प्रोटीन आपका आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है भाई। आई होप समझ में आया होगा आपको। आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से आपको एक चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं तो आपको जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ अच्छे से। तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा ना, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन ही पढ़ रही हूँ यहाँ पे। हाँ, कई बार आपके एग्जाम में आरएनए और डीएनए, कई बार आपके एग्जाम में आरएनए और डीएनए इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, इनके अंतर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जरा सा हम बात कर लेते हैं आनुवांशिक पदार्थ गुण के बारे में, डीएनए बनाम आरएनए में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, ठीक है। ये आपका कोई कुंडलित ही नहीं होता है, सिंगल ही रहता है, अकेला ही रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीएनए, तो डीएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है किस किस के अंदर, जैसे कि आपके कुछ विषाणु है। आरएनए क्या होता है, कुछ उसके अंदर टोबैको मोजाइक वायरस है, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज है, कुछ हमारे पास ऐसे भी है जहां पे हमारे पास डीएनए, कुछ हमारे पास आरएनए वाले भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जरा सा अंतर देखिए, होगा क्या, जो हमारा प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ, जिसकी संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर वो स्थिर होना चाहिए, धीमे परिवर्तन हो ताकि उत्परिवर्तन उसके अंदर हो पाए, स्वयं मेंडल के लक्षणों का अनुरूप अभिव्यक्ति होना चाहिए। और ये सारी चीजें आरएनए नहीं करता है, डीएनए करता है, ठीक है। अरे अरे अरे, अब हमारे पास आ जाता है आरएनए संसार, आरएनए के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आरएनए की, अगर मैं बात करूं किसकी, आरएनए की बात करती हूं, तो आरएनए बड़ा ही आसान है, आरएनए बड़ा ही आसान है अगर आप देखो तो, अगर आप इसको समझो तो। देखो होगा क्या, आरएनए की अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, आरएनए की अगर मैं बात करूं, तो आरएनए आपका प्रथम आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रथम आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ होता है, और यह पर्याप्त परिणाम है कि जीवन में जितने भी आवश्यक प्रक्रम होते हैं, जैसे कि उपापचय, स्थानांतरण या संबंधन, ये सारे आपके आरएनए से ही होते हैं। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। कहने का मतलब ये कह रहा है जी, आरएनए से डीएनए आया है, डीएनए से आरएनए नहीं आया। समझ रहे हो, समझ रहे हो कहानी। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, प्रतिकृति के बारे में। वो किसके बारे में पढ़ना है, अब हमको प्रतिकृति के बारे में पढ़ना है। तो हम जरा सा जान लेते हैं किसके बारे में जी, प्रतिकृति के बारे में हम जरा सा जान लेते हैं कि प्रतिकृति क्या होता है। प्रतिकृति होता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए आपका बन गया, उसकी सेम टू सेम डिट्टो कॉपी बन गई, प्रतिकृति बन गई, ये होता है प्रतिकृति, आसान सी भाषा में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रतिकृति की, तो प्रतिकृति आपका जो होता है, इसको बताने वाले कौन थे, वॉटसन, क्रिक। ये किसने प्रतिपादित किया था, वॉटसन और क्रिक ने किया था। अब यहाँ पे इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा जी हमारे पास ना जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षक, कितना, अर्ध संरक्षक होता है, संरक्षकी होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां पे प्रतिकृतियां बनती है। और इसका पारियोगिक प्रमाण भी दिया गया। प्रमाण क्या दिया गया, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही आसान सा, मैं यहीं पे ऐसे ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। प्रमाण क्या दिया गया, प्रमाण ये दिया गया कि यहाँ पे जितनी भी आपकी भारी, ये जितनी भी आपके आरएनडीएनए था, आपको शब्दों में, आसान शब्दों में इसको मैं समझाना चाहती हूँ, तो कृपया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो हमारे पास ना एक डीएनए है,
ये डीएनए किसी भी नाइट्रोजिनस क्षार से वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नामांकित नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रतिकृतियां बनेंगी, प्रतिकृति बनने के लिए आपका क्या होना है कि एक हमारा यहाँ हो जाएगा, एक आपकी ऐसे ही प्रतिकृति बन जाएंगी। अब ये जो प्रतिकृति बनेंगी, इस प्रतिकृति बनने के लिए हमको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे और यानी कि हमको नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तो हम इस डीएनए को क्या करेंगे, हम इस डीएनए को ना वो कर देंगे भैया नाइट्रोजिनस बेस के अंदर आपका एक मीडियम है जिसको हम कहते हैं NH3Cl यानी कि आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि आइसोटोप से आपका N15 आइसोटोप के अंदर मैं इसको बहुत सारा उगाऊंगी और मैं यहाँ पे पाऊंगी कि जितनी भी मेरी प्रतिकृतियां हैं एक टाइम पे वो ऐसी बन गई होंगी और आगे से आगे जब यहाँ पे बनेंगी तो ऐसे ऐसे वाली और आपकी ऐसे वाली भी बनेंगी, राइट। तो यहां से मैं क्या करूंगी, मैं इसका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगी यानी अपकेंद्रीकरण करूंगी और सिर्फ इनको निकाल लूंगी और उसके बाद इन्हीं को क्या करूंगी, इन्हीं को मैं आगे N14 के साथ N14 के मीडियम में डाल दूंगी और वहां पे देखूंगी कि प्रतिकृतियां जो बनी है वो एक तरीके से कैसे वाली बनी है, वो आपकी भैया संकरित बनी है। संकरित यानी 1-15 वाली, 1-14 वाली। और कुछ टाइम के बाद मैं देखती हूं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ तो आपकी संकरित ही है और कुछ हमारी कैसी बन गई है, कुछ हमारी प्योर N14 वाली बन गई है। और यहां से पता चलता है कि हमारे पास जो प्रतिकृतियां हैं बनती ही बनती हैं, है ना। अब यहाँ पे ये जो कार्य प्रणाली है इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए जरा सी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सीधा सा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, साथ में हमारे पास एक डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बहुलकन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको लिख लेनी है। अब होगा क्या, यहाँ पे बहुत सीधा सा होगा, इसको मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझाना चाहूंगी ज्यादा समय न लेते हुए आपका। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास 4.6 से 10 की पावर 6 इतने क्षार युग्मक है। इसको हम इसकी प्रतिकृति बनाते हैं, इसको 2 गुना करते हैं तो 18 मिनट लग जाती हैं। कितनी? 18 मिनट लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि 2000 क्षार युग्मक प्रति मिनट प्रति सेकंड हमारे बनते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूं किस चीज की, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रतिकृति की, तो इसीलिए हम इस पूरे के पूरे डीएनए को एक साथ प्रतिकृति नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसकी प्रतिकृतियां करते हैं, क्योंकि एक साथ प्रतिकृति करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इतना फोस्फेट हमारे पास नहीं होता है, इतनी एनर्जी हमको नहीं चाहिए होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सी चीज होती है। देखो हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो एक ना निश्चित दिशा के अंदर कार्य करता है क्या करता है, एक निश्चित दिशा के अंदर कार्य करता है। वो 5 से 3 प्राइम पे ही आपका अच्छे से कार्य करेगा। अगर उसका अपोजिट कार्य उसको करना होगा तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक प्रतिकृति थी, ये आपकी खुली, यहाँ पे देखो तीसरा प्राइम है, यहाँ पे 5वां, तो तीसरे प्राइम की सीधी सी बात है 5वां आ जाएगा। 5 से जब 3 जाना होगा तो ये बहुत अच्छे से जाएगा, पर जब यहाँ से 3 से हम इधर जाते हैं, इस तरफ आते हैं, तो ये आपके टुकड़ों में आता है। कैसे आता है? टुकड़ों में आता है। अब इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइगेज, वो इसको जोड़ देता है। अब ये जो आपका एकदम से सीधी सीधी जाती है नव संश्लेषित रज्जु होती है, इसको हम कहते हैं स्तत् संश्लेषण, और जो टुकड़ों वाली होती है इसको कह देते हैं अस्तत् संश्लेषण, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी हमको करना है अनुलेखन, यानी कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कर लेना है? अनुलेखन। अनुलेखन क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है अनुलेखन। क्या कहलाता है? अनुलेखन हमारा कहलाता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं अनुलेखन की बात करती हूँ, तो अनुलेखन के अंदर हमारे पास जैसे 2 डीएनए है, इस 2 डीएनए में से सिर्फ एक
एक ही प्रति कार्य करती है, जो आपके टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। कभी भी दोनों प्रतियां आपके काम ऐसे काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि डीएनए तो 2 स्ट्रैंड का है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड का है। 2 स्ट्रैंड से एक आरएनए बनेगा नहीं, एक का ही अपोजिट बनाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 स्ट्रैंड को हम कभी भी एज अ प्रतिकृति टेम्पलेट नहीं लेते हैं। रीजन, क्योंकि अगर इससे भी कुछ चीज आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, यानी कि एक ही करेक्टर को, एक ही लक्षण को बनाने के लिए हमको 2 आरएनए बनाने पड़ रहे हैं, वो भी उल्टे उल्टे सीक्वेंस के। दूसरा, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है भैया, इतनी एनर्जी कौन कहाँ से लेके आए, है ना। चलो, बहुत सिंपल सा है, हो भी नहीं पाता, वो इनएक्टिव हो जाता है। चलिए, अब अनुलेखन के अंदर अगर मैं बात करूं तो अनुलेखन के अंदर आपके पास क्या होती है? अनुलेखन के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं। अनुलेखन इकाई जो है 3 भागों में होती है। एक उनानायक, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, दूसरा संरचनात्मक जीन, तीसरा समापक जीन। तीसरा क्या है? समापक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका उनानायक है, जो आपका क्या है, उनानायक है, या फिर आपका कौन सा डीएनए आपका उनानायक कहाँ होगा, टर्मिनेटर कहाँ होगा, इसको डिसाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम भी चाहिए, जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए जो पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज केवल 5 से 3 की दिशा में कार्य करता है। तो ये आपका जो जुड़ेगा वो तीसरे से 5 की तरफ ही जुड़ेगा। ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक आपका क्या बनेगा, टेम्पलेट रज्जुक। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, चलिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा प्राइम है, तो यहीं से आपका 5 to 3 जो शुरू हो जाएगा, आरएनए हमारा यहाँ पे बनेगा। देखो यहाँ पे जो पहले है वो उनानायक। उनानायक क्या होता है? जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके चिपक जाता है। चिपकने का कारण है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर के अंदर टाटा बॉक्स होता है। टाटा बॉक्स मतलब एक क्रम होता है डीएनए का, टाटा, और इसी के ऊपर आके आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। ठीक है, फिर यहां से वो आरएनए बनाता है इसका ऑपोजिट, और यहाँ पे आखिरी में समापक के अंदर रो फैक्टर होता है, और रो फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज आके उतर जाएगा। याद रहे, कहीं भी डीएनए के साथ आपका आरएनए नहीं रहता, ये जितना बनता जाता है उतना ही नीचे गिरता जाता है, क्योंकि ये आपका कहीं पे भी डीएनए से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज से ही ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास एक चीज और आ जाती है कि अगर बात करती हूं मैं आपके सशीम केंद्रियों की, किनकी बात करूं? सशीम केंद्रियों की और असीम केंद्रियों की। जो असीम केंद्रीय होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो आपके ससीम केंद्रीय यानी कि सु केंद्रीय वाले होते हैं जीव, वहां पे जो आपका आरएनए बनता है वो एक तरीके से पॉलीसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब कि एक जीन जो है एक ही लक्षण दिखाएगा। हालांकि आपका अगर मैं बात करूं किसकी, असीम वाले की बात करूं, तो वहां पे बहुत सारे लक्षण एक से प्रतीत होते थे हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका होता है जी, हमारे पास ना आरडीएनए बन गया, आरएनए बन गया है। आरएनए जो बना है ना, आरएनए ये जो बना है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनानायक, सिग्मा फैक्टर है ना, इसके साथ जुड़ गया, नीचे गिर रहा है, अब ये यहाँ पे समापन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास क्या होता है, स्प्लाइसिंग भी होता है। हम यहाँ पे जिसकी बात करनी थी वो इसकी करनी थी। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमारे पास एक प्रीकर्सर बनता है, डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, हमारे पास HNRNA बनता है। अगर मैं बात करूं HNRNA, तो HNRNA एक तरीके से अपरिपक्व आरएनए होता है। क्या होता है? अपरिपक्व आरएनए होता है। अपरिपक्व आरएनए को साफ करने के लिए, परिपक्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें होते हैं, एक्सोन और इंट्रोन, इंट्रॉन्स को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इंट्रॉन्स को हटा देते हैं। यहाँ पे जो इंट्रोन है, इन इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, और इसको करते हैं 3 कदमों के अंदर। पहला हमारे पास जो कदम आता है, वो कदम हमारा आ जाता है कौन सा जी? पहला आता है कैपिंग का। कौन सा आता है? कैपिंग का। कैपिंग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका लिखा भी होगा, आच्छादन भी इसको हम बोल सकते हैं, आच्छादन भी बोल सकते हैं।
आच्छादन, आच्छादन के अंदर जो आपका ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसको हम जोड़ देते हैं 5 प्राइम एंड पे। वहीं पे आपका जो कुछ आपके क्या होते हैं एडेनाइलाइट रेजिड्यू होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं 3 प्राइम एंड पे। जैसे ही ये जुड़ जाते हैं तुरंत ही यहाँ पे एसएनआरएनए आएगा, एंजाइम की जैसे काम करेगा, इसको ले जाएगा इंट्रोन वाले हिस्से को और एमआरएनए को जोड़ जाएगा और ये हमारा बन गया एमआरएनए। और यहां से हमारा हो जाता है पूरा क्या अनुलेखन। क्या हो जाएगा जी? अनुलेखन। अभी हमारा जो आता है वो आता है क्या? ये हमारा आता है आनुवांशिक कूट। अभी जो हमको करना है वो करना है क्या? आनुवांशिकी कूट करना है। देखिए अगर मैं आनुवांशिकी कूट की बात करती हूं तो आनुवांशिकी कूट क्या है? अगर आपने एमआरएनए के बारे में आपने पढ़ा तो एमआरएनए आपको क्या लगता है, मतलब क्या चल रहा है वहां पे? सीक्वेंस तो चल रहा होगा, क्रम तो चल रहा होगा। जैसे डीएनए था एटीसीजी एटीसीजी जीजीटी ऐसे करके कुछ क्रम होगा, ऐसे ही एमआरएनए में क्रम है। और वही एमआरएनए के अंदर जो क्रम होता है अगर हम 3-3-3-3 के पहाड़े में पढ़े, 3-3 के अगर समूह में बनाए तो वही हमारा होता है आनुवांशिकी कूट, यानी जो वहां पे क्रम होता है। ठीक है, अगर मैं इन क्रमों की बात करूं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसी से हमारा परिवर्तन होता है, इसी से हमारा अमीनो अम्ल्स में परिवर्तन होगा, इसी कूट से। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो आपको याद रखना है कि आपका जो जॉर्ज गैमो है, जो कि एक क्या थे? जॉर्ज गैमो, जो कि एक भौतिकविद थे, उनके हिसाब से क्षार केवल 4 होते हैं, पर वो निकले 20, तो ये गलत हो गया। फिर आपका आते हैं कौन? गोविंद हरगोविंद खुराना। इन्होंने एक निश्चित क्षारों के समबहुलक और सहबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए गुणों के संश्लेषण की विधि का विकास किया था और जिससे बाद में हम प्रोटीन बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा दिखा देती हूँ कि आपका जो आनुवांशिक कूट है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो प्रकुट त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब 3 के पेयर में होते हैं, 3 के जोड़े में होते हैं। इसके अलावा 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कोट लेखन करते हैं, 61 करते हैं, 3 नहीं करते हैं। जो वो 3 नहीं करते हैं, जो किसी भी तरीके से किसी भी अमीनो अम्ल का एसिड का प्रकूट नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भाई? टर्मिनेटर कोडोन उनको हम बोलते हैं। चलिए, अब प्रकूट केवल 3 अमीनों का कूट करता है। ये आपके संदिग्ध भी हो सकते हैं, विशिष्ट भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे कूट होते हैं जो एक से अधिक प्रकूटों कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होते हैं, उनको हम बोलते हैं अपहाशित कूट। क्या बोलते हैं? अपहाशित कूट बोलते हैं। वहीं पे अगर कूट की बात करूं तो ये लगभग सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होता है, जैसे यू का मतलब है फिनाइल एलानाइन, राइट। अगर AUG की बात करूं तो ये दोहरा कार्य करता है। यह मिथ्योनाइन का कूट लेखन भी करता है, साथ में ये प्रारंभक कूट भी है और साथ में आपका एक और कूट आ जाता है। एक और आपके कूट आ जाते हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा, जो हमारे 3 कूट आते हैं जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं, जिसको हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे UAA है, UAG है, UGA है, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम स्टॉप कोडोन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसी के अंदर कोई उत्परिवर्तन हो जाता है तो आपका प्रोटीन में गड़बड़ होता है। अगर RNA में कोई गड़बड़ होती है तो आपके प्रोटीन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात ऐसी, अब हमको पढ़ना है tRNA के बारे में। जो tRNA एक ऐसा हमारा अणु है जो कि अनुकूलक अणु है, जो क्या है आपका अंतरण अनुकूलक अणु है, वो है tRNA। कैसे? tRNA mRNA के अंदर जो आपके क्रम है उस क्रम के ऊपर आके बैठ जाता है और सारे के सारी रीडिंग करता है। अच्छा, ये वाला 3 है, मतलब ये इस अमीनो एसिड के लिए कर रहा है और उस अमीनो एसिड को भाग के लिए लेके जाता है। फिर दूसरे वाला आगे 3 को पढ़ेगा और उसको आगे वो लेके आएगा। जैसे ही वो दूसरा यहाँ पे आता है तो ये अपना अमीनो एसिड उस दूसरे वाले को दे देगा और ऐसे ऐसे एक से एक आगे आगे आता रहेगा और वो एक दूसरे के पॉलीपेप्टाइड चेन पास करते रहेंगे और आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोटीन बन जाएगा। यह चीज आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसको वैसे पढ़ लीजिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे एक tRNA है, ये tRNA है, इस 3 का आगे tRNA जैसे ही आएगा
जैसे ही आगे वाला टीआरएनए आएगा ये इसको यहाँ पे दे देगा, फिर आगे वाला टीआरएनए आएगा तो ये इसको आगे देते जाएगा। मतलब आगे से आगे ऐसे ही लड़ी आपकी बनती जाएगी। यहाँ पे कोई टीआरएनए आया होगा, उसने अपना अमीनो एसिड उसके सर पे डाल दिया। मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने खड़ी हुआ, मैंने पानी का मटका अपने सर पे रखा, मेरे बगल में भी एक लड़की खड़ी है, उसके सर पे भी मटका है, तो उसने अपना मटका मेरे मटके के ऊपर रख दिया। फिर मेरे बगल में कोई दूसरी लड़की आई, उसके सर पे भी मटका है, उसके मटके के ऊपर मैंने अपना मटका और मेरे मटके के ऊपर जो दूसरी लड़की का मटका था वो उतार के मैंने उसकी मटके के ऊपर रख दिया। ऐसे आगे से आगे लड़की आती रहे और मटके ऊपर 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 होते रहे। ऐसे ही आपके अणु बनते हैं। मान लो मैं टीआरएनए हूं, मैंने अमीनो एसिड अपने सर पे लगाया है, इस सीक्वेंस को क्रम को पढ़ के, और कोई दूसरा टीआरएनए आ गया तो मैंने अपना अणु उसके सर पे रख दिया। हालांकि उसके सर पे ऑलरेडी उसका एक अमल है, बट मैंने भी अपने वाला उसी के सर पे डाल दिया। इसी तरीके से पूरा पॉलीपेप्टाइड चेंज का चेन बन जाती है। आपकी पूरी पेप्टाइड क्या बन जाती है, पूरी पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, ये तो बहुत इजी, बहुत कम है कि इसको मैं इसलिए नहीं करा रही इतना ज्यादा क्योंकि यहाँ से ना प्रश्न आता नहीं है। ज्यादा सा प्रश्न आपका आता है द्विकुंडलित के ऊपर कि द्विकुंडलित जो आपका डीएनए है उसके बारे में बताओ, आरएनए के बारे में बताओ, आरएनए डीएनए के बीच में अंतर बताओ। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा बता नहीं रही थी अभी। ठीक है, बट हालांकि जो मैंने आपको बताया पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, पर बुक से पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास अगर बात करूं तो हमारे पास आ जाता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन, अब जीन अभिव्यक्ति यानी कहाँ कहाँ पे हमारा जीन कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ करता है, अनुलेखन स्तर पे करता है, संसाधन स्तर पे करता है, दूत आरएनए का केंद्रक कोशिका प्रवण पे करता है, या फिर स्थानांतरीय स्तर पे करता है। यहाँ पे हमारे नियमन हमारे किए जाते हैं। आप चाहो तो एक लैक्टोज का आपका ये है, इसको मैं छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहूंगी, ये ज्यादा नहीं खींचना चाहती मैं यहाँ पे क्योंकि आपके एग्जाम है तो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान ही लगेगा वो। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक आपका एंजाइम है, उस एंजाइम का एक सीक्वेंस है, सिस्टोन है, जहाँ पे आपके पास ZYA है, यहाँ पे आपका एक स्थिति अनुपस्थिति है। होता क्या है, बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए कहानी क्या है, कहानी मैं आपको समझा देती हूँ बड़े ही आसान शब्दों में। हमारे पास यहाँ पे कुनक होता है आपका, यानी प्रमोटर होता है, यहाँ पे आपका जीन होता है, यहाँ पे वो रोकने वाला होता है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास 3 जीन होते हैं, 1 2, ये ZYA जया। अगर मैं बात करूं उन्हें की तो यहाँ पे हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और यहाँ से आपका एमआरएनए बना देगा। बट यहाँ पे ना हमारे पास एक आई जीन भी होता है और आई जीन हमारे पास एक रेप्रेसर एंजाइम बना देता है। वो एंजाइम यहाँ पे आके चिपक जाता है और वो आपका एमआरएनए नहीं बनने देता है। एमआरएनए नहीं बनेगा तो आपका प्रोटीन भी नहीं बनने वाला है, लैक्टोज का डाइजेशन भी नहीं होने वाला है। बट क्या होता है कि यहाँ पे ना आपका जो ये है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परमेज बनाता रहता है और परमेज लैक्टोज को अंदर लेके आएगा। ठीक है, परमेज क्या करेगा, लैक्टोज को अंदर लेके आएगा एलो लैक्टोज की फॉर्म में, और एलो लैक्टोज आपके आई से जुड़ जाएगा और आपका क्या बना लेगा भैया, वो आपका बना लेगा एक किस्म से जो भी आपका है लैक्टोज उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसको पढ़िएगा, बड़ा आसान है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। ज्यादातर आरएनए के अंतरों के बारे में, द्विकुंडलित डीएनए के बारे में यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं। तो डीएनए का प्रतिकृति है जो मैंने आपको समझाई थी, प्रतिकृति पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताइएगा। बाकी यहाँ से ज्यादा आपका पेपर आता नहीं है, इसीलिए मैं इसको करा भी नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज आती नहीं है उसको करने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।